हेलो दोस्तों, श्री एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हर्ष गुप्ता और आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन। तो बिना कोई समय गवाए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सुदूर संवेदन है ये आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, सुदूर और संवेदन। इसमें जो संवेदन है इसका क्या अर्थ है, संवेदन से क्या तात्पर्य है। देखिए, संवेदन का मतलब है किसी चीज को एहसास करना, है ना, किसी चीज को फील करना। किसी चीज को अगर आप फील कर रहे हो, किसी चीज का आपको एहसास हो रहा है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, इसका मतलब आप संवेदनों को ग्रहण कर रहे हो। जैसे ये पेन दिखाई दे रहा है आपको, ये पेन आपको मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है। जैसे ये पेन मेरे हाथ में आया, यानी जैसे ये मेरी स्किन से टच हुआ तो मुझे क्या हुआ, मुझे इस पेन के संवेदन या इसका एहसास होने लगा, है ना, मुझे ये पेन फील होने लगा। मतलब जैसे ही पेन मेरे हाथ के कांटेक्ट में आ रहा है तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे इस पेन के संवेदन मिल रहे हैं। संवेदन को ही इंग्लिश में बोलते हैं सेंसेशन। तो जैसे ये पेन मेरे टच कांटेक्ट में आया तो मुझे क्या मिलने लगे, मुझे इस पेन के सेंसेशंस मिलना स्टार्ट हो गए। किसी भी चीज को आप जब एहसास करते हो, फील करते हो, तो इसका मतलब है क्या कर रहे हो, आप उस चीज के संवेदनों को ग्रहण कर रहे हो। संवेदन का अर्थ क्या हुआ, संवेदन का अर्थ हुआ किसी चीज का एहसास करना, है ना। जो आप फील करते हो वो क्या है, वो बेसिकली आप संवेदनों को ही फील करते हो। क्लियर है। अब इस चीज को और एग्जांपल के माध्यम से भी समझाया जा सकता है। जैसे हम एग्जांपल लें अगर अपने मानव शरीर का, तो हमारा जो मानव शरीर है इसमें भी कई संवेदी अंग पाए जाते हैं। जैसे जो हमारी आंख है, ये क्या है, जो हमारी आंख है ये भी एक प्रकार का संवेदी अंग है। तो क्या कर रहा है, जो प्रकाश के संवेदनों को ग्रहण कर रहा है ना, और उसी के आधार पर हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कमरे में एक कंप्यूटर रखा हुआ है, तो उस कंप्यूटर को आप अपनी आंखों से देख रहे हो, तो किस प्रकार देख पा रहे हो। देखिए, उस कंप्यूटर पे क्या पड़ रहा है, उस कंप्यूटर पे कोई ना कोई प्रकाश गिर रहा है। या तो प्राकृतिक आपका प्रकाश हो सकता है, जैसा कि सूर्य की रोशनी, या आपकी कोई कृत्रिम लाइट हो सकती है। जैसे ही उस कंप्यूटर के ऊपर कोई भी प्रकाश गिरेगा तो उस प्रकाश का कुछ भाग क्या होगा, उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होगा, और वो जो परावर्तित भाग होगा प्रकाश का, उस परावर्तित भाग को हमारी आंखें ग्रहण करती है। मतलब उस परावर्तित ऊर्जा के संवेदनों को हमारी आंखें ग्रहण करती हैं। और जैसे उस परावर्तित ऊर्जा के संवेदनों को हमारी आंखों ने ग्रहण किया, तो आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है, दिमाग है, एज ए कंप्यूटर काम करता है। जैसे हमने आंखों के माध्यम से उस परावर्तित ऊर्जा के संवेदनों को ग्रहण किया, तो क्या हुआ, उन संवेदनों के ऊपर हमारा जो दिमाग था, ब्रेन था, उसने क्या किया, उसने उसका एनालिसिस किया, यानी उसका विश्लेषण किया। और विश्लेषण करके हमको समझ में आ गया कि सामने जो चीज रखी हुई है वो कंप्यूटर है। बेसिकली जो आपकी आंखें क्या कर रही हैं, ये आपके प्रकाश के संवेदनों को ग्रहण कर रही हैं और उसके आधार पर हम चीजों को देख पाते हैं, है ना। इसी प्रकार बात की जाए आपकी कान की, अगर हमारे कानों की बात की जाए तो हमारे जो कान है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार के संवेदी अंग है। क्यों, क्योंकि कानों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, कानों के माध्यम से हम ध्वनि के संवेदनों को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। जो आप सुनते हो, जो कुछ भी सुन रहे हो, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उनके संवेदनों को ग्रहण कर रहे हो। किसके माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से। तो जो आपका कान है वो भी क्या है, वो भी आपका एक प्रकार का संवेदी अंग है। इसी प्रकार बात की जाए आपकी जीभ की, तो जीभ के द्वारा क्या कर रहे हो, जीभ के द्वारा आप किसी भी प्रकार के स्वाद का क्या ले रहे हो, संवेदन ग्रहण कर रहे हो, है ना। जीभ के द्वारा आपको पता चलता है कि कोई चीज खट्टी है या मीठी है। तो ये जो खट्टे मीठे का जो संवेदन है, क्या आपको कैसे प्राप्त हो रहा है, ये आपको जीभ के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार आपकी जो नाक है, तो नाक के माध्यम से भी क्या करते हो आप, नाक के माध्यम से आप स्मेल, है ना, अच्छी बुरी जो स्मेल है उनके संवेदन को आप ग्रहण करते हो, है ना। किसी भी चीज में अगर अच्छी खुशबू आ रही है या कोई दुर्गंध आ रही है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप उस चीज के संवेदनों को, यानी उस चीज के सेंसेशन को ग्रहण कर रहे हो। और किसके माध्यम से ग्रहण कर रहे हो, आप ग्रहण कर रहे हो नाक के माध्यम से। क्लियर है। इसी प्रकार जो हमारी त्वचा है, जो हमारी त्वचा स्किन है, ये भी क्या है, ये भी आपका संवेदी अंग है। क्योंकि जैसी कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी त्वचा के संपर्क में आता है, तो क्या होता है, आपको उसका सेंसेशन या आपको उसके संवेदन मिलने लगते हैं, आपको वो चीज फील होने लगती है। जैसे ही ये पेन मेरे हाथ में आया तो क्या हुआ, मेरे हाथ के द्वारा क्या है, बेसिकली मेरी त्वचा से क्या हो रहा है,
इसके त्वचा के संपर्क में आ रहा है। सो बेसिकली जैसे ये मेरे पेन मेरी त्वचा के संपर्क में आया तो मुझे क्या हुआ, मुझे इस पेन के सेंसेशन या इसके संवेदन मिलना स्टार्ट हो गए। क्लियर है? सो ये आपके मानव शरीर के कुछ संवेदी अंग हैं जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, जिनके द्वारा हम संवेदनों को ग्रहण कर रहे हैं। पर ये जो आपके संवेदी अंग हैं इनकी एक सीमा है, मतलब कि इनके द्वारा हम जो बेसिकली संवेदन ग्रहण कर रहे हैं तो वो एक सीमा तक ही हम उन संवेदनों को ग्रहण कर सकते हैं, है ना। एक आपकी निश्चित सीमा है, उसी सीमा के अंदर हम इन मानव अंगों द्वारा क्या है, संवेदनों को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंखों का आपका एग्जांपल लेते हैं, आईज का आपका। तो आपसे बोला जाए कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो उस कमरे में रखी हुई प्रत्येक चीज के संवेदन को ग्रहण करो, तो आप कर सकते हो इजिली, है ना। आपकी आंखों की रेंज इतनी है कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हो तो उस कमरे में कहाँ कौन सी चीज रखी हुई है तो आपकी आंखें क्या कर सकती हैं, आपकी आंखें उन सभी चीजों को सेंस या उन सभी चीजों का संवेदन ग्रहण कर सकती हैं। पर अगर आपसे बोला जाए कि आप जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस कॉलोनी में आपका घर है, आप उस पूरी कॉलोनी का संवेदनों को ग्रहण करो अपनी आंखों के माध्यम से, तो आप नहीं कर सकते। ठीक इसी पर आपसे पूछा जाए कि आपको बोला जाए कि भाई आप जिस शहर में रहते हो उस पूरे शहर के संवेदनों को अपनी आंखों से ग्रहण करो, आप कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, है ना। जिस देश में आप रहते हो आपसे पूछा जाए भाई उसके संवेदनों को ग्रहण करो अपनी आंखों के माध्यम से, तो आप नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब है कि आपके जो संवेदी अंग मानव शरीर के उनकी क्या है, उनकी एक सीमा है और एक उस सीमा तक ही उन अंगों द्वारा आप संवेदनाओं को ग्रहण कर सकते हो। तो अगर आपके जो मानव अंग इनकी सीमा है तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत कम रेंज में क्या कर सकते हो, चीजों को सेंस कर सकते हो, है ना। और अगर एक बहुत कम छोटे क्षेत्र में आप चीजों की संवेदनाओं को ग्रहण कर रहे हो तो उसका कोई विशेष फायदा नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए कि 100 से 200 मीटर का कोई एरिया है, ठीक है, और आप देख पा रहे हो कि भाई उस एरिया में क्या है, खूब तेज बारिश हो रही है। तो अगर आप 100 से 200 मीटर के एरिया में पानी को बरसते हुए ये अनुमान लगाते हो कि भाई आगे क्या आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, तो ज्यादातर संभावना इस बात की कि आपका अनुमान गलत हो जाए। क्यों? क्योंकि आप एक बहुत छोटे से एरिया के संवेदनों को ग्रहण कर रहे हो और उन संवेदनों के आधार पर आप क्या कर रहे हो, कोई निष्कर्ष निकाल रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वहीं अगर ये मान लीजिए 100 से 200 मीटर की जगह मान लीजिए 10 से 15 किलोमीटर का क्षेत्र हो और इतने बड़े क्षेत्र में आप बारिश को होते हुए देख पा रहे हो, चीजों को सेंस कर पा रहे हो, वर्षा के संवेदनों ग्रहण कर पा रहे हो 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो इस केस में आप जो अनुमान लगाओगे कि भाई इतना तेज पानी बरस रहा है 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र में, तो इसका मतलब है कि बाढ़, निचले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है। तो ज्यादातर संभावना इस बात की है कि इस केस में आपका जो अनुमान है वो सही हो जाए। क्यों? क्योंकि अब आप एक बहुत बड़े क्षेत्र का क्या कर रहे हो, आप एक बहुत बड़े क्षेत्र का संवेदनों को ग्रहण करके अपना अनुमान लगा रहे हो या रिजल्ट निकाल रहे हो। सो क्षेत्र आपका जितना बड़ा होगा, जितना व्यापक होगा, आपके जो अनुमान होंगे उतने ज्यादा सटीक होंगे। परंतु समस्या क्या है कि हमारे जो संवेदी अंग हैं इनकी क्या है, निश्चित सीमा है कि भाई हमारी आंखें कुछ ही दूरी तक क्या है, रेंज तक चीजों को देख सकती है, सेंस कर सकती है। तो प्रश्न ये है कि भाई इतने बड़े क्षेत्र में भाई आपको एक बहुत बड़े क्षेत्र की क्या करनी है, सेंसिंग करनी है, बहुत बड़े क्षेत्र में चीजों के संवेदनों को ग्रहण करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इस चीज के लिए आप एक तकनीक का प्रयोग करते हो और वो तकनीक आपकी कहलाती है सुदूर संवेदन। उसको क्या बोलते हैं? इस तकनीक को बोलते हैं सुदूर संवेदन। यानी ये ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप कई किलोमीटर दूर से चीजों की संवेदना को ग्रहण कर सकते हो। सुदूर संवेदन क्या है? सुदूर संवेदन आपकी ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा आप बहुत दूर से बिना वस्तुओं को स्पर्श किए उनके संवेदनों को ग्रहण कर सकते हो। क्लियर है? तो जैसे मान लीजिए आपको बोला जाए कि सुदूर संवेदन को डिफाइन करें, तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए सुदूर संवेदन क्या है? सुदूर संवेदन आपकी क्या है? एक तकनीक, आपकी विज्ञान की एक तकनीक है जो क्या कर रही है, जो संवेदनाओं को काफी दूर से संवेदनाओं क्या कर रही है, ग्रहण कर रही है। क्लियर है? तो सुदूर संवेदना वो क्या है, वो आपकी एक विज्ञान की तकनीक है जो काफी दूर से क्या कर रही है, संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है। और जो इस संवेदनाएं ग्रहण कर रही है, तो ये किस चीज की संवेदनाएं ग्रहण कर रही है? ये बेसिकली आपके धरातल पर
कोई भी स्थान हो गया, वस्तु हो गई या कोई घटना हो गई, है ना, आपका पर्वत पठार हो गया, जब बाढ़ हो गया, वर्षा हो गई, तो आपके धरातल पर स्थित किसी भी स्थान, वस्तु आदि का क्या कर रही है, ये इनके संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है। आपके धरातल पर कोई भी स्थान, वस्तु या कोई भी घटना है, उसके संवेदनाओं क्या कर रही है, ये तकनीक ग्रहण कर रही है। अब ये जो तकनीक है, ये बेसिकली धरातल पर स्थित किसी स्थान या वस्तु के संवेदनाओं को ग्रहण कर रही है। तो ये जो संवेदनाएं ग्रहण कर रही है, ये कैसे करेगी? संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे उपकरण हो जिनके माध्यम से आप ऐसी संवेदनाओं को ग्रहण कर पाए। सो जिन उपकरणों के माध्यम से आप इन संवेदनाओं को ग्रहण करते हो, वो आपके कहलाते हैं संवेदी उपकरण। क्या कहलाते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संवेदी उपकरण। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, सुदूर संवेदन आपकी एक आधुनिक तकनीक है जो संवेदी उपकरणों के माध्यम से धरातल पर स्थित किसी स्थान, वस्तु या घटना के संवेदनों को ग्रहण करती है। क्लियर है? और इन संवेदनों को ग्रहण करने के पश्चात क्या करती है? उन संवेदनों का वो मापन व अभिलेखन करती है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, सूर्य संवेदन में क्या हुआ? आपकी ऐसी तकनीक है जिसने क्या किया, जिसने काफी दूर से धरातल पर स्थित किसी भी स्थान, वस्तु या घटना के संवेदनों को संवेदी उपकरण के माध्यम से ग्रहण किया, और इन संवेदनों को ग्रहण करने के पश्चात क्या किया? उनका मापन, उन संवेदनों का मापन किया और उनका अभिलेखन किया। यानी उन संवेदनों को आपने मापा, मेजरमेंट किया, और उसके बाद उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। जैसे मान लीजिए आप बरसात का क्या कर रहे हैं, बरसात के संवेदनों को आपने क्या किया? ग्रहण किया। तो आपकी जो संवेदी उपकरण है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं सेंसर। तो आपके जो सेंसर है, उसने आपके सेंसर क्या, आपके सेंसरों ने क्या किया? आपके सेंसरों ने वर्षा के संवेदनों को ग्रहण किया, और जैसे ही उसने वर्षा के संवेदनों को ग्रहण किया, तो क्या करेगा? वो उसका माप करेगा। क्या करेगा? उसका मापन करेगा, यानी उसका मेजरमेंट करेगा कि भाई कितने सेंटीमीटर क्या आपकी बारिश हो रही है, और उसके बाद क्या कर दिया? उसके बाद उसका वो अभिलेखन कर दिया, मतलब उसको वो रिकॉर्ड कर लिया कि भाई आपकी इतना सेंटीमीटर आपकी बारिश हुई। सो समझ में आया आपको कि सुदूर संवेदन का मतलब क्या हुआ? सुदूर संवेदन आपकी एक ऐसी तकनीक है जो आपके धरातल पर स्थित स्थान, किसी स्थान, वस्तु या घटना की संवेदनाओं को संवेदी उपकरणों के माध्यम से ग्रहण करती है, और उन संवेदनों को ग्रहण करने के पश्चात उनका मापन व अवलोकन करती है। क्लियर है? तो देखिए, हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देख लेते हैं कि सुदूर संवेदन क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूपृष्ठीय वस्तुओं एवं घटनाओं की सूचनाओं का संवेदक युक्तियों यानी सेंसर्स के द्वारा बिना वस्तुओं के संपर्क में आए, यानी बिना उन्हें छुए, मापन और अभिलेखन करती है। क्लियर हुआ कि सूर्य संवेदन का मतलब क्या है? ऐसी प्रक्रिया जो भूपृष्ठीय वस्तु एवं घटनाओं या किसी स्थान की सूचनाओं का संवेदन युक्तियों के द्वारा बिना वस्तुओं के संपर्क में आए, मापन व अवलोकन करती है। क्लियर है? सो जो आपके सुदूर संवेदन है, बेसिकली ये आपका एक ऐसा तकनीकी विज्ञान है जो पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु अथवा घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष में स्थित उपग्रह या अंतरिक्ष यानों पर लगे संवेदकों के द्वारा ग्रहण किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित करता है। क्या मतलब है कि जो सुदूर संवेदन उसमें हो क्या रहा है? उसमें बेसिकली आपके जो सेंसर है, जो कहाँ लगे रहते हैं, जो आपकी सैटेलाइट यानी आपके उपग्रहों में लगे रहते हैं, या हो सकता है आपके जो वायुयान उनमें क्या लगे, उनमें उपकरण लगे हो, सेंसर लगे हो, तो आपके जो सेंसर है जो आपके सैटेलाइट में लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो धरातल से वस्तुओं के जो संवेदन प्राप्त कर रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि धरातल पर स्थित वस्तुओं पर जो आपका प्रकाश गिर रहा है, तो उस प्रकाश का जो परावर्तित भाग है, उस भाग को आपके ये सेंसर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां लिखी हुई है। ये क्या कर रहे हैं? सुदूर संवेदन में क्या हो रहा है? पृथ्वी के किसी स्थान, वस्तु या घटना के संबंध में दूर अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रह या अंतरिक्ष यानों पर लगे संवेदकों के द्वारा ग्रहण किए गए धरातलीय परावर्तित प्रकाश के आवेगों को अंकित किया जा रहा है। यानी आपकी पृथ्वी पर जो ऑब्जेक्ट है, कोई जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, कोई पहाड़ है, तो उस पर्वत पे जो सूर्य प्रकाश गिरा है ना, जो प्रकाश गिरा, उस प्रकाश का जो भाग परावर्तित हुआ,
तो उस परावर्तित भाग को सैटेलाइट में लगे सेंसर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी उस परावर्तित भाग के संवेदनों को सेंसर ग्रहण कर रहे हैं और उनके ग्रहण करने के बाद क्या करते हैं, उनका वो मापन व अवलोकन करते हैं। क्लियर है? अच्छा, सूचना संग्रहण की ये प्रक्रिया है, यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित होती है। इसका क्या अर्थ है? देखिए, जो आप संवेदनों को ग्रहण कर रहे हो, बेसिकली उसी के आधार पर क्या कर रहे हो, आप बाद में सूचना निकाल रहे हो। तो आपकी जो सूचना संग्रहण की प्रक्रिया है, तो ये किस पर आधारित है, ये आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, जो आपकी सूर्य प्रकाश है, तो जो आपका सूर्य प्रकाश है वो क्या है, वो आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का ही एक रूप है। आपके जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो भी क्या है, वो आपका एक विद्युत चुंबकीय विकिरण ही है। ठीक है। सो ज्यादातर केसों में क्या होगा, आप या तो नेचुरल लाइट का प्रयोग करोगे जैसे सूर्य के प्रकाश का, तो इस केस में जो आपका सूर्य का प्रकाश होगा वो जो आपकी पृथ्वी पर आपकी जो वस्तु है उन पर जो टकराएगा और टकराकर उसका जो भाग परावर्तित होगा, तो उस भाग को क्या कर रहे हैं, आपके सेंसर ग्रहण कर रहे हैं। और बेसिकली जो परावर्तित भाग है वो क्या है, वो आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ही है ना, वो आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का ही परावर्तित भाग है जिससे सैटेलाइट में लगे सेंसर ग्रहण कर रहे हैं। क्लियर है? देखिए, सूचना संग्रहण की प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय ऊर्जा पर आधारित होती है। धरातल या उस पर स्थित विभिन्न पदार्थ इस ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और ऊर्जा के कुछ भाग का विकिरण करते हैं। देखिए, बेसिकली फिजिक्स का आपने पढ़ा होगा कि भाई आपकी प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, पृथ्वी पर आपके जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो किसी ना किसी मात्रा में क्या करता है, प्रकाश का परावर्तन करता है। यानी जिस उसके ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है, उसके ऊपर जो लाइट आ रही है, उसके कुछ भाग को क्या कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो कुछ भाग का क्या कर रहा है, वो परावर्तन कर रहा है। साथ ही आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कुछ ना कुछ मात्रा में क्या करते हैं, वो ऊर्जा का एमिशन यानी ऊर्जा का विकिरण भी करते हैं। सो ये फिजिक्स की आपने पढ़ा होगा कि धरातल पर स्थित आपके जो पदार्थ हैं अलग अलग, वो क्या करते हैं, वो ऊर्जा के कुछ भाग को अवशोषित करते हैं और ऊर्जा के कुछ भाग का विकिरण करते हैं। और साथ ही उनके ऊपर जो लाइट गिर रही है उस ऊर्जा के कुछ भाग का वो परावर्तन कर देते हैं। सो परावर्तन, अवशोषण और विकिरण, ये तीनों चीजें आपके क्या है, आपके पृथ्वी पर जो आपके ऑब्जेक्ट है वहां पर हो रही है। क्लियर है? इसे ही विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में जो सुदूर संवेदन की प्रक्रिया है वो कैसे होती है। यानी बोला जाए कि आपका जो सुदूर संवेदन का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो क्या है, किस प्रकार आपकी सुदूर संवेदन की प्रक्रिया कार्य करती है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आपकी पृथ्वी पर जो भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी स्थान वस्तु है, तो क्या कर रहा है, किसी ना किसी मात्रा में उसके ऊपर जो प्रकाश गिर रहा है उसका वो परावर्तन कर रहा है। ठीक है। और साथ ही क्या कर रहा है, वो आपके कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो क्या कर रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा का विकिरण भी कर रहे हैं, है ना। आपके जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तो परावर्तन कर रहे हैं और कुछ ना कुछ मात्रा में, और कुछ ना कुछ मात्रा में विकिरण कर रहे हैं, एमिशन कर रहे हैं। सो जो आपका परावर्तन हुआ, प्रकाश का जो परावर्तन है और साथ ही ऊर्जा का आपका जो विकिरण है, इन दोनों गुणों का प्रयोग क्या है, इन दोनों गुणों का प्रयोग सुदूर संवेदन की प्रक्रिया में किया जाता है। देखिए कैसे किया जाता है। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, इस इमेज में ये देखिए, ये क्या है, ये आपका सूर्य है ना, ये आपका सूर्य है, सन है। और ये क्या है, ये आपकी सैटेलाइट है जिसमें क्या लगे हुए हैं, जिसमें आपके सेंसर लगे हुए हैं। ठीक। अब आपको पता है कि जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो आपके पृथ्वी पर स्थित जो आपका धरातल है उस पर जो वस्तु है या जो भी स्थान वगैरह है उन पर वो प्रकाश गिरता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी पृथ्वी पर अलग अलग वस्तु है। जैसे मान लीजिए ये आपके पेड़ हो गए, ठीक है, या आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आपका कोई पानी का क्षेत्र हो, है ना, हो सकता है आपकी कोई रोड हो, प्लेन रोड हो। तो आपकी पृथ्वी पर क्या है, अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं और इन सभी ऑब्जेक्ट पे क्या है, इन सभी ऑब्जेक्ट पे आपके सूर्य का प्रकाश गिर रहा है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा येलो लाइन से कि भाई सूर्य का जो प्रकाश है वो गिर रहा है। ठीक है। जैसे आपके जो वायुमंडल में आपके जो ये बादल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्या है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है आपके। ठीक है। उसी प्रकार आपकी जो ये बिल्डिंग है, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका सूर्य का प्रकाश गिर रहा है। इसी प्रकार आपके ये पेड़ है, ये दिख रहा है आपको,
इस पर भी क्या है, सूर्य का प्रकाश गिर रहा है। और आपको पता है कि भाई जिस पर भी सूर्य का प्रकाश गिरेगा तो कुछ वो ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ मात्रा में क्या करेगा, उस प्रकाश का परावर्तन कर देगा। जैसे इस सूर्य का प्रकाश जिस बिल्डिंग पे गिरा तो इस बिल्डिंग के कुछ भाग का क्या हो गया, इस बिल्डिंग के कुछ भाग, इस बिल्डिंग ने जो सूर्य का प्रकाश था उसके कुछ भाग का परावर्तन कर दिया। दिखाई दे रहा है आपको रेड लाइन से? ये क्या है आपका, ये आपका रिफ्लेक्टेड ऊर्जा का भाग है, यानी आपका जो परावर्तित ऊर्जा है उसका भाग है ना। जैसे इस बिल्डिंग में सूर्य का प्रकाश गिरा तो उस सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को या उस ऊर्जा के कुछ भाग को क्या कर दिया, इस बिल्डिंग ने परावर्तित कर दिया। और इस परावर्तित भाग को सैटेलाइट में लगे सेंसर ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार ये जो आपका पेड़ आपके दिखाई दे रहा, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो उस पर भी क्या है, इस पर भी सूर्य का प्रकाश गिर रहा है। तो जैसे ही पेड़ों पे आपका सूर्य का प्रकाश गिरा तो क्या हुआ, इन पेड़ों ने भी जो सूर्य का प्रकाश था उसके कुछ भाग को क्या कर दिया, उसके कुछ भाग को परावर्तित कर दिया। और इस परावर्तित ऊर्जा के भाग को क्या किया, इस परावर्तित ऊर्जा के भाग को सैटेलाइट में लगे सेंसर ने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी धरातल पर स्थित जो वस्तु है वो क्या करती हैं, वो ऊर्जा का विकिरण भी करती है, यानी उसका एमिशन भी करती है। तो मान लीजिए ये आपका कोई पेड़ है, आपका कोई वन क्षेत्र है, ये क्या कर रहा है, ये आपकी ऊर्जा का विकिरण कर रहा है। सो इसने ऊर्जा का जो विकिरण किया, इस विकिरण ऊर्जा का भाग भी कहा जाएगा, इस विकिरण ऊर्जा के भाग को भी आपका जो सैटेलाइट में लगा सेंसर है वो क्या करेगा, वो ग्रहण कर लेगा, है ना। जैसे आपकी ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग पे एक तो आपका जो सूर्य का प्रकाश गिरा तो उसने क्या किया, इस सूर्य के प्रकाश के कुछ भाग को उसने परावर्तित कर दिया। साथ ही आपकी ये जो बिल्डिंग है इसका कुछ भाग क्या करेगा, इसका कुछ भाग ऊर्जा का विकिरण यानी ऊर्जा का एमिशन भी करेगा। सो इस बिल्डिंग के द्वारा क्या हो रहा है, आपके सूर्य का जो प्रकाश है उसकी परावर्तित ऊर्जा को भी सेंसर ग्रहण कर रहा है। साथ ही जो आपकी ऊर्जा का विकिरण हो रहा है यानी आपका जो एमिशन हो रहा है उस विकिरण ऊर्जा के भाग को भी सैटेलाइट में लगा सेंसर ग्रहण कर रहा है। सो कहने का मतलब है कि पृथ्वी के धरातल पर स्थित वस्तुओं द्वारा जो भी आपके ऊर्जा का भाग परावर्तित हो रहा है या आपका ऊर्जा का जो विकिरण हो रहा है उस विकिरण ऊर्जा के भाग को सेंसर द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है। जैसा कि आपको इस केस में दिखाई दे रहा है कि ऊर्जा के परावर्तित भाग को साथ ही जो आपकी उत्सर्जित ऊर्जा यानी जो एमिशन हो रहा है उसको सैटेलाइट में लगा सेंसर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, सूर्य की लाइट गिरी, कुछ भाग का परावर्तन हुआ, उस परावर्तित भाग को सेंसर ने ग्रहण किया। साथ ही जो आपका ऊर्जा का एमिशन हुआ यानी जो ऊर्जा का विकिरण हुआ उसके कुछ भाग को भी क्या किया, सेंसर ने ग्रहण कर लिया। ठीक, अब हम आते हैं इस डायग्राम पे। देखिए जैसे भी आपने देखा कि भाई जो आपका क्या हो रहा है, आपका जो ऊर्जा का परावर्तन विकिरण हो रहा है उसको क्या कर रहा है, सेंसर में लगे आपके सैटेलाइट में लगे सेंसर ग्रहण कर रहे हैं। तो जैसे ही सेंसर ने क्या किया, जैसे ही सेंसर ने आपकी इस परावर्तित या उत्सर्जित ऊर्जा के भाग को ग्रहण किया यानी इन संवेदनों को ग्रहण किया, तो उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद वो इन संवेदनों का मापन व अवलेखन करेगा। यानी जो पृथ्वी पर आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट थे उनके द्वारा जो भी ऊर्जा का परावर्तित भाग भेजा गया या उत्सर्जित ऊर्जा का भाग भेजा गया आपकी सैटेलाइट के सेंसरों में, तो सेंसरों ने क्या किया, इन भागों को ग्रहण किया यानी इन संवेदनों को ग्रहण किया और ग्रहण करने के पश्चात इनका मापन व अवलेखन किया। और इनका जब मापन अवलेखन करेगा तो उसके बाद क्या होगा, जो भी आपके आंकड़े होंगे मापन अवलेखन के बाद उन आंकड़ों को कहां भेज दिया जाएगा, उन आंकड़ों को आपके जो पृथ्वी पर आपके रिसीवर केंद्र है वहां पर भेज दिया जाएगा, है ना। आपकी पृथ्वी पर क्या है, आपकी पृथ्वी पर कई सारे रिसीवर केंद्र स्थापित किए गए हैं। सो जो सेंसर जिन संवेदनों को मापन अवलेखन करते हैं तो मापन और अवलेखन के पश्चात जो भी डेटा होता है उस डेटा को वो पृथ्वी पर स्थित रिसीवर केंद्रों को भेज देते हैं, है ना। पृथ्वी पर स्थित आपके जो भी रिसीवर केंद्र हैं उनको वो डेटा प्रेषित कर दिया जाता है। और जो आपके रिसीवर केंद्र है यहाँ पे आपके कंप्यूटर और दूसरे अन्य उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा इस डेटा का क्या किया जाता है, जिनके द्वारा इस डेटा का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इस डेटा का विश्लेषण किया जाता है और डेटा का विश्लेषण जब हो जाता है एक बार तो आपको पता है यानी डेटा की आपने एक बार प्रोसेसिंग कर दी तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी सूचना, है ना। तो जो आपके सेंसर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस डेटा को रिसीवर केंद्र को प्रेषित किया यानी संवेदन ग्रहण करने के बाद उनका मापन किया, अवलेखन किया और उसका जो डेटा आया उसको कहां प्रेषित कर दिया, उसको पृथ्वी पर स्थित रिसीवर केंद्र को प्रेषित
कर दिया। और आपके जो रिसीवर केंद्र है वहां पर आपके जो कंप्यूटर होते हैं या आपके जो मान लीजिए सुपर कंप्यूटर होते हैं, उनके द्वारा इस डेटा का क्या किया जाता है, इस डेटा का एनालिसिस यानी विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर सूचना प्राप्त की जाती है। और एक बार जब आपको सूचना प्राप्त हो जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी पृथ्वी पर क्या क्या ऑब्जेक्ट हैं, किस किस ऑब्जेक्ट से आपका परावर्तित भाग आया और विकृत भाग आया और किस मात्रा में आया, ये सभी चीजें आपको पता चल जाती हैं। यानी पृथ्वी पर स्थित आपके जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनके बारे में आपको अलग अलग जानकारी प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? तो ये आपका सुदूर संवेदन का सिद्धांत है कि सुदूर संवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार से कार्य करती है। अब हम इसको देख लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में सुदूर संवेदन कैसे होता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष से सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह अथवा वातावरण से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण के संवेदन द्वारा होता है ना। यह विकिरण दृश्य क्षेत्र अथवा निकट अवरक्त क्षेत्र में परावर्तित विकिरण या लक्ष्य द्वारा दीर्घ अवरक्त क्षेत्र में उत्सर्जित विकिरण होता है। क्या मतलब इसका? देखिए, अभी मैं आपको इसके बाद विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में बताऊंगा, तो वहां मैं आपको बताऊं कि आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के आधार पर उनको कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उसके कई प्रकार होते हैं। उन्हीं में आपका एक प्रकार होता है क्या, निकट अवरक्त क्षेत्र यानी आपका इंफ्रारेड रीजन, और एक होता है आपका दृश्य क्षेत्र यानी आपकी विजुअल रीजन। सो जो आपका दृश्य क्षेत्र और आपका जो निकट अवरक्त क्षेत्र है, इस बैंड में आपका जो परावर्तित विकिरण है या लक्ष्य द्वारा जो दीर्घ अवरक्त क्षेत्र में आपका उत्सर्जित विकिरण है, इस विकिरण का क्या हो रहा है, इस विकिरण का संवेदन ग्रहण किए जा रहे हैं। क्लियर है? एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष से सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह अथवा वातावरण से परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण के संवेदन द्वारा होता है। और जो ये विकिरण है, ये क्या है, यह विकिरण दृश्य क्षेत्र अथवा निकट अवरक्त क्षेत्र में परावर्तित विकिरण या लक्ष्य द्वारा दीर्घ अवरक्त क्षेत्र में उत्सर्जित विकिरण होता है। यानी ज्यादातर केसों में इन दो बैंडों में आपका जो परावर्तित ऊर्जा का भाग है या जो उत्सर्जित ऊर्जा का भाग है, वही आपका विकिरण क्या है, उसी विकिरण का संवेदन ग्रहण किया जाता है। ठीक है, आगे इसका प्राथमिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी सौर ऊर्जा है वो क्या है, वो आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण का ही एक रूप है। और ज्यादातर केसों में हमारी जो ऊर्जा है उसका जो प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कौन है, वो होता है सौर ऊर्जा। ठीक है, इसके अलावा जैसे जब सौर ऊर्जा उपस्थित नहीं है, यानी जब दिन का समय नहीं, जब रात है, तो उस समय हमको कृत्रिम ऊर्जा सोर्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी कृत्रिम लाइट की आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं। देखिए, उपग्रह में स्थित संवेदक लक्ष्य द्वारा परावर्तित या उत्सर्जित विकिरण को ग्रहण करता है और संवेदक द्वारा यह अभिलिखित ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक रूप में ग्राही स्टेशन को प्रेषित कर दी जाती है। क्या मतलब है कि आपकी सैटेलाइट में जो सेंसर लगे हैं उसने क्या किया, उसने जो आपकी परावर्तित या आपकी जो उत्सर्जित विकिरण था उसको क्या किया, उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद क्या किया, सेंसर क्या करता है, उसका मापन और अभिलेखन करता है। और मापन और अभिलेखन के बाद क्या किया, ये जो आपकी अभिलिखित ऊर्जा है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो आपके ग्राही स्टेशन है, यानी आपकी पृथ्वी पर जो रिसीवर केंद्र है, उनको प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक, आगे यहां पर उसे उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संशोधित किया जाता है। यानी जो आपके ग्राही स्टेशन है उन पे आपको जो अभिलिखित ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित की जाती है, उसका क्या किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिससे कि जानकारी प्राप्त की जा सके। ठीक, सुदूर संवेदन के अंतिम चरण, सुदूर संवेदन का जो अंतिम चरण है, इसमें लक्ष्य द्वारा प्राप्त जानकारी को लागू करके किसी विशेष समस्या को समझना या हल करना है ना। क्या मतलब है कि आपका जो सुदूर संवेदन का अंतिम चरण है, उसमें एक्चुअली आप कर रहे हो, उसमें आप लक्ष्य द्वारा जो आपकी जानकारी है उसको आप प्राप्त कर रहे हो और उसके आधार पर आप किसी भी समस्या को हल कर पा रहे हो, है ना। आपकी धरातल पर, आपकी पृथ्वी की धरातल पर जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी लक्ष्य हैं, उनके बारे में क्या है, उनके बारे में आप जानकारी को प्राप्त कर रहे हो। ठीक है, जो जानकारी प्राप्त हो रही है आपको सूर्य संवेदन के अंतिम चरण में, उस जानकारी को आप किसी विशेष समस्या को समझने में या हल करने में क्या है, उस जानकारी का उपयोग
कर रहे हो। क्लियर है? तो ये है आपका सूर्य संवेदन का सिद्धांत, या आप बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष से जो आपका सूर्य संवेदन है वो किस प्रकार होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है आता है आपका अगला टॉपिक, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखिए ये क्या होता है। देखिए हमारे आसपास जो भी कुछ है सब कुछ क्या है, सब कुछ ऊर्जा के रूप है ना। पृथ्वी पर जो भी कुछ है सब क्या है, सब एनर्जी है, सब कुछ ऊर्जा का ही रूप है। जो कुछ भी पृथ्वी पर क्या है, सब एनर्जी आपकी, ठीक है। और जो आपकी ऊर्जा है ये आपकी क्या है, दो प्रकार की होती है। बेसिकली आपकी जो ऊर्जा है ये क्या तरंग के रूप में क्या करती है, ये तरंग के रूप में गमन करती है ना, ये तरंग के रूप में गमन करती है। और आपकी जो तरंगे हैं ये आपकी दो प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है आपकी यांत्रिक तरंगे और दूसरी होती है आपकी अयांत्रिक तरंगे। देखिए जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उसके लिए क्या है, उसमें माध्यम का होना जरूरी है ना। बिना माध्यम के इसमें आपकी तरंगे ट्रेवल नहीं कर सकती, है ना। तो यहां पे क्या है, माध्यम जरूरी है। वही बात की जाए अयांत्रिक तरंगों की, तो अयांत्रिक तरंगों के केस में क्या है, माध्यम का होना जरूरी नहीं है। मतलब निर्वात में भी गमन हो सकता है, माध्यम जरूरी नहीं है। तो जो आपकी अयांत्रिक तरंगे हैं इन्हीं को आप क्या बोलते हो, इन्हीं को आप विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हो। ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती हैं, ठीक है। और इसी का एक एग्जांपल है आपका सौर ऊर्जा। आपका जो सूर्य प्रकाश है, आपकी जो सनलाइट है वो क्या है, आपकी जो सनलाइट है, तो हमको जो सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है वो किस रूप में मिल रही है, वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही मिल रही है। क्लियर है? अब ये जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो कि आपको सूर्य से क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है, तो ये जो तरंगे हैं ये सारी तरंगे क्या है, एक समान नहीं होती, है ना। इन तरंगों में फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य और प्रकृति के आधार पर क्या है, अंतर पाया जाता है। यानी आपको जो विद्युत चुंबकीय तरंगे प्राप्त हो रही है, तो ये जो तरंगे इनमें आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ और इनकी प्रकृति यानी इनके नेचर के आधार पर इनको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। नॉर्मली अगर हमको सामान्य रूप से बोला जाए तो हम इन तरंगों में विभेद नहीं कर सकते, यानी सामान्य आंखों से हम इनका जो अंतर है उसको नहीं देख सकते। परंतु स्पेक्ट्रम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के माध्यम से क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम के माध्यम से हम ये जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनको हम आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और प्रकृति के आधार पर अलग अलग पहचान सकते हैं। सो जो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है इसके लिए क्या है, वो आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और प्रकृति के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वितरण है ना। तो आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और प्रकृति के आधार पर आप जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वितरण कर रहे हो वही आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर हुआ? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या हुई कि ऊर्जा के निम्नतम तरंग दैर्घ्य से लेकर उच्चतम तरंग दैर्घ्य तक प्रकृति में विद्यमान चुंबकीय विकिरण का परास है, ठीक है। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, आपकी बोला जाए आपकी जो वेवलेंथ है, इसके आधार पे आप जो अलग अलग इनको डिवाइड कर रहे हो, इनका वितरण कर रहे हो, तो उसमें आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण के कई प्रकार आ जाते हैं, जिसमें है आपकी रेडियो तरंगे, अवृत प्रकाश, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। सो फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के आधार पर आप विद्युत चुंबकीय तरंगों को रेडियो तरंगे, अवृत प्रकाश, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी प्रकाश, एक्सरे, आपका जो माइक्रोवेव आ जाती है और आपकी जो गामा रेज है, इनमें आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। सो आवृत्ति और तरंग के आधार पर आप जो तरंगों का वितरण कर रहे हो वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है।
अब ये जो तरंगे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आप आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्या कर रहे हो, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के आधार पर आप इन विद्युत चुंबकों को अलग अलग कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, इनके अलग अलग बैंड बना रहे हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई आपकी जो तरंग दैर्घ्य क्या होती है। देखिए आपको पता है कि आपकी ऊर्जा क्या तरंग के रूप में गति करती है। सो जो आपकी किसी तरंग की दो शीर्षों के बीच की आपकी जो दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक, और दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि किसी निश्चित समय में एक निश्चित बिंदु से आपके कितने आपके तरंगों के शीर्ष गुजर रहे हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को आप आवृत्ति बोल देते हो। या इसको हम आसान भाषा में बोले तो आवृत्ति से हम मतलब ले सकते हैं कि कोई भी तरंग अपने आप को कितनी जल्दी जल्दी रिपीट कर पा रही है ना। अगर किसी तरंग की आवृत्ति बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, वो तरंग क्या है, अपने आप को बहुत जल्दी क्या करेगी, रिपीट करती जाएगी। ठीक, और मान लीजिए अगर किसी तरंग की आवृत्ति क्या है, कम है, यानी उसकी आवृत्ति कम है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, क्योंकि आपकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, और आपका जो तरंग दैर्घ्य होता है, इनमें व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है ना। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक, सो अगर किसी तरंग की आवृत्ति ज्यादा है, इसका मतलब उसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, और अगर किसी की आवृत्ति कम है तो इसका मतलब उसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, सो अगर किसी बोला जाए कि किसी तरंग की आवृत्ति क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि उस तरंग की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या होगी, वो बहुत कम होगी, है ना। तो अगर किसी तरंग की आवृत्ति मान लीजिए बहुत कम है, तो वो तरंग आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। मतलब ये तरंग क्या कर रही है, अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी तरंग दैर्घ्य है वो क्या है, बहुत कम है। और मान लीजिए जैसे जैसे आपकी तरंग की क्या है, आवृत्ति कम होती जाएगी, तो क्या होगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी। तो जैसे आपकी तरंग की आवृत्ति कम होगी, इसका मतलब है कि उसकी अब तरंग दैर्घ्य बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। आवृत्ति जितनी कम होती जाएगी, तरंग दैर्घ्य उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आपकी आवृत्ति ज्यादा है, मतलब तरंग दैर्घ्य कम है, और धीरे धीरे क्या आगे बढ़ते जा रहे हैं आप विद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो आपकी क्या है, आवृत्ति कम होती जा रही है, जबकि आपकी जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ती जा रही है। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आपकी बढ़ रही है। क्लियर है। सो इसी के आधार पर क्या कर रहे हैं, इसी के आधार पर हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का वितरण कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य के आधार पर ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगों का वितरण कर रहे हैं। क्लियर है। देखिए, तो जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, आपका जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पर क्या किया, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वितरण कर दिया। और उसके आधार पर आपने क्या किया, आपकी गामा रेज आ गई, आपकी एक्स रेज आ गई, आपकी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो आ गई, आपका जो अवृत प्रकाश है, आपका जो इंफ्रारेड रीजन है वो आ गया। ठीक है, इसी बार आपका जो रेडियो वेव्स है, इसमें भी एक लघु होता है, एक दीर्घ होता है, तो ये आ गया। तो इस केस में हो क्या रहा है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपकी गामा रेज। तो जो आपकी गामा रेज है, इनकी आवृत्ति क्या है, इनकी आवृत्ति यानी इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए आपको इस शुरुआत में क्या कैसे दिखाई दे रही है, ये आपको जो वेव है कैसी दिखाई दे रही है, तरंग बहुत अपने आप को क्या बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रही हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी रिपीट कर रही है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ तो बढ़ रही है, परंतु आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है ना। तो गामा रेज से जब आप आगे बढ़ोगे, एक्स रेज पे जाओगे, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इससे कम होगी, उसके बाद अल्ट्रा पे जाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी और कम होगी, जब इंफ्रारेड पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी और कम होगी, और जब रेडियो वेव्स पे जाओगे तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कम हो जाएगी। यानी रेडियो वेव्स पे आपकी जो तरंग दैर्घ्य वो क्या हो जाएगी, वो आपकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर आपको जो वेव वो कैसी मिलेगी, वो आपको कुछ इस प्रकार की मिलेगी, क्योंकि अब आपकी जो तरंग दैर्घ्य वो क्या हो रही है, वो आपकी बढ़ती जा रही है। क्लियर है। सो आपने क्या किया, आपने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के आधार पर विद्युत चुंबकीय तरंगों को विभाजित कर दिया। ठीक है, जिसमें आपकी जो सबसे पहले आपकी आती है गामा रेज, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻20 से 10⁻18 हर्ट्ज तक। और जो आपकी गामा रेज है, इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज होता है आपकी कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में, है ना। इसका चिकित्सीय उपयोग होता है, इसका यूज आप कैंसर सेल्स को मारने में
करते हैं। ठीक, उसके बाद आती है आपकी क्या, उसके बाद आती है आपकी एक्सरे, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻18 से 10⁻16 हर्ट्ज तक। क्लियर है। और जो आपकी एक्सरेज है इनका उपयोग आप बेसिकली चिकित्सा में करते हो। ठीक है, आपके चिकित्सा संबंधी क्षेत्र में आप एक्सरे का प्रयोग करते हो। उसके बाद आती है आपकी अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणें, और परावैंगनी किरणों का जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो है आपकी 10⁻16 से 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है, जो आपकी परावैंगनी किरणें हैं यानी अल्ट्रावायलेट, बेसिकली इनका यूज आप कहां करते हो, स्काई वगैरह के लिए करते हो। ठीक है, साथ ही आपके जो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स हैं वहां भी आप अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग करते हो। इसके बाद आता है आपका विजुअल लाइट यानी दृश्य प्रकाश का क्षेत्र। तो जो आपका दृश्य प्रकाश का क्षेत्र है उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज होती है 10⁻14 से 10⁻12 हर्ट्ज तक। और जो आपका दृश्य प्रकाश है इसके द्वारा क्या करते हो, इसके द्वारा आप चीजों को देखते हो। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड यानी अवरक्त प्रकाश का क्षेत्र, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻12 से 10⁻10 हर्ट्ज तक, है ना। और जो आपका इंफ्रारेड यानी आपका जो अवरक्त प्रकाश का क्षेत्र है इसका प्रयोग बेसिकली आप, ये बेसिकली क्या आपके ऊष्मीय विकिरण है, ये क्या है आपके ऊष्मीय विकिरण है। ठीक है, जो किससे होते हैं, जो आपकी सूर्य वगैरह से क्या है आपकी ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेडियो वेव। देखिए रेडियो वेव में आपका माइक्रोवेव आ जाता है, जिसका यूज आप कहां करते हो, कुकिंग वगैरह के लिए, आप टेलीफोन या दूसरे सिग्नल्स के लिए करते हो। ठीक, इसके अलावा आपकी जो रेडियो वेव्स हैं उसमें आपकी दो प्रकार की वेव आती है, लघु रेडियो वेव और दीर्घ रेडियो वेव। जो आपकी लघु रेडियो वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी है 10⁻80 से 10⁻8 हर्ट्ज तक। वहीं आपकी जो दीर्घ आपकी जो रेडियो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी होती है 10⁻6 से 10⁻4 हर्ट्ज तक। और जो आपकी रेडियो वेव्स है इसका यूज आप ब्रॉडकास्टिंग में, यानी आपका जो रेडियो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है उसमें आप रेडियो वेव्स का यूज करते हो। क्यों, क्योंकि रेडियो वेव्स की जो तरंग दैर्घ्य वो क्या है, वो सबसे ज्यादा है ना, वो क्या है, वो सबसे ज्यादा है। इसलिए जो रेडियो वेव है वो क्या है, वो लंबी दूरी तक क्या है, ये तरंगें गमन करेंगी, ट्रेवल करेंगी। क्लियर है। सो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आपको समझ में आया कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के आधार पर आप जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का विभाजन कर रहे हो वही आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब हम देखते हैं संवेदक यानी सेंसर, यानी संवेदन की आपके शुरू संवेदन की प्रक्रिया में आप संवेदनों को जिन युक्तियों द्वारा ग्रहण कर रहे थे वो क्या थे, वो थे आपके सेंसर। सेंसरों के द्वारा क्या कर रहे थे, आप संवेदनों को ग्रहण कर रहे थे। तो सेंसर का मतलब क्या हुआ, सेंसर वह युक्ति या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा के लिए आंकड़े एकत्रित करते हैं और उन्हें संकेतकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं। क्या मतलब है कि जो आपके संवेदक है, आपके जो सेंसर है वो क्या है, वो आपके ऐसे उपकरण है, ऐसी युक्ति है जो क्या कर रहे हैं, जो आपकी विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, है ना। मतलब जो भी आपके धरातल पर स्थित आपकी कोई सी भी स्थान वस्तु से जो आपकी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा जो परावर्तित होकर या उत्सर्जित होकर सेंसरों तक पहुंच रही है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए ये आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो सेंसर ने क्या किया, इस विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा को क्या किया, सेंस किया और उसको क्या किया, उसके लिए आंकड़े एकत्रित किए, अर्थात उनको संकेतकों में बदल दिया। क्योंकि जो भी आप परावर्तित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा के भाग को ग्रहण करोगे सेंसर द्वारा, उसका सेंसर क्या करेगा, उसका सेंसर मापन व अवलेखन करेगा, है ना। तो उसको बेसिकली उसने क्या किया, उसको उसने संकेतकों में बदल दिया। ठीक, तथा उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं और संकेतों में बदल के पश्चात क्या किया, उपयुक्त आकार में बदल दिया। यानी हो सकता है कोई चित्र हो या आपकी कोई डिजिटल इमेज हो, तो उपयुक्त आकार में क्या किया, उसने उस डेटा को बदल दिया। क्लियर है। आगे आंकड़ा उत्पाद के आधार पर संवेदकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो भी आपका डेटा वगैरह आंकड़ा है वो किस प्रकार का है, इस आधार पर आपके जो सेंसर है, जो संवेदक है, उनको आप दो प्रकारों में विभाजित कर सकते हो। जिसमें आपका पहला प्रकार कहलाता है फोटोग्राफी संवेदक और दूसरा आपका कहलाता है फोटोग्राफ रहित आंकिक संवेदक। देखिए जो आपका फोटोग्राफी संवेदक है, तो बेसिकली इस सेंसर के अंदर आपका कैमरा आता है। क्या आता है, आपका कैमरा आता है। यानी आपकी सैटेलाइट पर जो भी आपके सेंसर बोर्ड पे
कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो वो क्या है, वो आपके फोटोग्राफिक संवेदक हैं। और आपको पता है कैमरा द्वारा किसी भी लक्ष्य बिंदु का एक क्षण विशेष में क्या है, उसको प्रकाशित कर उसका अवलोकन किया जा सकता है। यानी कैमरा द्वारा किसी भी एक क्षण विशेष में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की फोटो ले सकते हैं और फोटो लेकर उसको अवलोकित कर सकते हैं, है ना। दूसरा आपका है फोटोग्राफिक रहित आंकिक संवेदक। देखिए इसके अंतर्गत आते हैं आपका स्कैनर। क्या आता है, इसके अंतर्गत आपका स्कैनर आता है। देखिए जो स्कैनर द्वारा आपका जो प्रतिबिंब बनाया जाता है, जो इमेज बनाई जाती है, वो कैमरे की तरह नहीं होती। क्यों? क्योंकि कैमरा बेसिकली किसी क्षण विशेष में क्या किया, कैमरे से आपने क्या किया, किसी क्षण विशेष में किसी ऑब्जेक्ट की सीधे आपने फोटो खींच ली, उसका चित्र खींच लिया। वही जो स्कैनर वो क्या करेगा, यह पंक्ति दर पंक्ति क्या करता है, यह पंक्ति दर पंक्ति आंकड़ों को एकत्रित करता है और उनको रोज और कॉलम में क्या है, इस प्रकार से व्यवस्थित करता है। और इस प्रकार क्या है, इस प्रकार आपकी एक डिजिटल इमेज तैयार हो जाती है। ठीक है। सो जो बेसिकली आपका स्कैनर वो क्या बना रहा है, वो आपकी डिजिटल इमेज को तैयार कर रहा है। कैसे, उसने जो आंकड़े थे उनको क्या किया, उसको उसने रोज और कॉलम में यानी पंक्तियों और कॉलम में क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया, उसको सेट किया और उसके आधार पर आपकी क्या बनी, एक डिजिटल इमेज बनी। तो जो स्कैनर वो आपको क्या प्रदान करता है, वो आपको एक प्रकार की डिजिटल इमेज प्रदान करता है। तो ये आपके स्कैनर के, ये आपके सेंसर के क्या है, दो प्रकार है। क्लियर है। देखिए इसके अलावा क्रियाशीलता के आधार पर भी आप संवेदकों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका पहला आता है सक्रिय सुदूर संवेदक और दूसरा आता है आपका निष्क्रिय सुदूर संवेदक। देखिए सक्रिय सुदूर संवेदक क्या होते हैं। देखिए जो आपके सक्रिय सुदूर संवेदक हैं, आपके जो एक्टिव सेंसर हैं, वो बेसिकली आपके ऐसे उपकरण हैं कि ये इनका क्या है, इनका जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, वो स्वयं का होता है। यानी इनका पास स्वयं का ऊर्जा स्रोत होता है। ये ऐसे संवेदी उपकरण है जो स्वयं से विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं और जिस जगह या वस्तु की जानकारी लेनी होती है उसकी तरफ इन तरंगों क्या है, उसकी तरफ इन तरंगों को भेजा जाता है और ये तरंगे जब वस्तु से टकराकर वापस आती हैं तो इन परावर्तित तरंगों के आधार पर आंकड़ों का पता लगा लिया जाता है, जैसा कि आपके रडार में। तो जो सक्रिय संवेदन है उसमें क्या हो रहा है, देखिए जो आपका सक्रिय संवेदन है ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका सक्रिय संवेदन का एग्जांपल है। तो जो आपके सक्रिय संवेदक होते हैं, जो आपके एक्टिव सेंसर होते हैं, इनमें क्या होता है, इनका स्वयं का ऊर्जा का स्रोत होता है। मतलब ये ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते, है ना। जब सूर्य का प्रकाश उपलब्ध नहीं होता तो उस समय ये अपने स्वयं के ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर सकते हैं। सो जो आपने एक्टिव सेंसर है उसमें क्या किया, इनका जो स्वयं का ऊर्जा स्रोत था उसके द्वारा क्या किया, उसके द्वारा ये प्रकाश क्या गया, पृथ्वी पर भेजा गया, जैसे आपको दिखाई दे रहा है एरो में। और ये जो प्रकाश भेजा गया इसका कुछ भाग क्या हुआ, इसका कुछ भाग परावर्तित होकर वापस ऊपर गया, यानी और उस जो आपका भाग परावर्तित होकर ऊपर गया उसको आपके सैटेलाइट में लगे एक्टिव सेंसरों ने यानी सक्रिय सेंसरों ने ग्रहण कर लिया या सेंस कर लिया। तो ये आपका जो संवेदक क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है सक्रिय संवेदक यानी एक्टिव सेंसर। और इस प्रकार की आपकी जो सेंसिंग है या इस प्रकार का जो संवेदन वो आपका कहलाता है सक्रिय संवेदन। जैसे आपको यहां भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये आपकी एक्टिव सेंसिंग है ना, ये आपका सक्रिय संवेदन है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका सेंसर है उसका स्वयं का क्या है, उसका स्वयं का ऊर्जा स्रोत है, जिसके द्वारा क्या कर रहा है, जिसके द्वारा वो ऊर्जा को नीचे भेज रहा है और उसके परावर्तित भाग को ग्रहण कर रहा है। तो ये आपका क्या है, ये है आपका एक्टिव सेंसर। और जो आपके संवेदक हैं, जो आपके स्वयं का इनका क्या ऊर्जा का स्रोत है, तो आपके क्या कहलाता है, ये आपके कहलाते हैं सक्रिय संवेदक। क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा था आपका, वो था आपका निष्क्रिय संवेदक, निष्क्रिय सुदूर संवेदक। देखिए जो आपके निष्क्रिय सुदूर संवेदक है ये बेसिकली आपके ऐसे उपकरण होते हैं जिनका स्वयं का ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, अर्थात ये ऊर्जा के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है आपका जो सूर्य, उस पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे उपकरण आपके क्या कहलाते हैं, ऐसे उपकरण आपके निष्क्रिय सुदूर संवेदक कहलाते हैं, है ना। इस प्रकार के सुदूर संवेदी उपकरण में सूर्य का प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर इस उपकरण के पास आता है और इस परावर्तित सूर्य के प्रकाश के आधार पर आंकड़ों का पता लगाया जाता है।
है ना। तो जो आपका निष्क्रिय सूर्य संवेदन है उसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो सेंसर है वो किस पर निर्भर कर रहा है, वो सूर्य पर निर्भर कर रहा है। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सूर्य से जो आपका प्रकाश आया नीचे पृथ्वी पर, उसका जो भाग परावर्तित होकर ऊपर गया तो उसको आपके सैटेलाइट में लगे सेंसरों ने ग्रहण किया। और आपके इस प्रकार के सेंसर क्या कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं निष्क्रिय सुदूर संवेदक। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे निष्क्रिय सेंसर। ठीक है। और ये आपकी इस प्रकार की आपकी जो सेंसिंग है यानी इस प्रकार का आपका जो सूर्य संवेदन है वो आपका कहलाता है निष्क्रिय सुदूर संवेदन। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं निष्क्रिय सुदूर संवेदन। जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पहले सूर्य का प्रकाश गिर रहा है और फिर इस भाग का क्या, इस भाग का वापस क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, जिसको आपके सेंसर क्या कर रहे हैं, जिसको आपके सेंसर ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, निष्क्रिय सुदूर संवेदन। और ऐसे सेंसर कहलाते हैं आपके निष्क्रिय संवेदक या सेंसर। आज के टॉपिक में यहीं तक था। इसके बाद अगले जो आपका वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि आपकी जो सेंसिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, साथ ही आपके जो सेंसर हैं उसको आप किन किन आधार पर उनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। साथ ही हम देखेंगे कि जो आपका सूर्य संवेदन है इसका उपयोग आप किन किन क्षेत्रों में कर सकते हो। और आपको अगला वीडियो जल्दी उपलब्ध होगा। थैंक यू।